कुछ दिनों से कक्षाएं नहीं आ रही थी, बाधित थी, कुछ समस्याएं आन पड़ी थी इमरजेंसी, तो इस वजह से कक्षाएं बाधित थी। लेकिन अब से फिर से शुरू हो गया है, ये रेगुलर चलती रहेंगी। तो हम बिना देरी किए आगे के कहानी शुरू करते हैं, आगे पढ़ना शुरू करते हैं। एनसीईआरटी की जियोग्राफी की क्लास चैप्टर नंबर 4 जो मानचित्र है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब क्या इसमें है, कह रहा है कि पिछली क्लास में जो है हमने ग्लोब के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया है। ग्लोब के अध्ययन से बहुत कुछ सीमाएं होती है, ठीक है। जब हम पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तो ग्लोब जो है हमारे लिए बहुत उपयोगी साबित होता है। जब हम पृथ्वी का अध्ययन करेंगे तो उसमें ग्लोब का इम्पोर्टेंट इतना ज़्यादा है कि कुछ कह ही नहीं सकते। जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्य, जिला, शहर तथा गांव के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो हमारे लिए इतना उपयोगी साबित नहीं होता, लेकिन पृथ्वी के अध्ययन के लिए और साबित होता है। लेकिन जैसे अब इंडिया है, इंडिया में जो देश है और इंडिया देश, फिर उसके बाद उसका राज्य यूपी, बिहार, बंगाल, दक्षिण भारत, उत्तरी भारत, मध्य भारत, उसके बारे में, और फिर इसके बाद शहर और गाँव का अध्ययन करें तो ये हमारे लिए उपयुक्त साबित नहीं होता। ऐसी स्थिति में हम जो है मानचित्र का उपयोग करते हैं। अब मानचित्र को कैसे, मानचित्र पृथ्वी की सतह इसके एक भाग का पैमाना के माध्यम से चपटी सतह पर चित्रित है, ठीक है। जो है मतलब ग्लोब ऐसा है, तो इसका जो परिवर्तित रूप है मानचित्र ऐसा रहेगा। मानचित्र में सेम इसको ऐसे ये ग्लोब है, इसको ऐसे फाड़ देंगे तो ऐसे मानचित्र हो जाएगा। तो वही भाग है। और इसके बाद क्या है, एक भाग का पैमाने का माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया एक चित्र है, लेकिन यह गोलाकार सतह का पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। मतलब पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। ये जो है खुरदुरा है, कहीं दबा, कहीं फूला, कहीं पचका, ऐसे टाइप का। मानचित्र हमारे विभिन्न ज़रूरतों के लिए आवश्यक है। मानचित्र जो है बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे विभिन्न ज़रूरतों के लिए। कहाँ खदानें हैं, कहाँ से क्या होता है, इसके लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ अन्य मानचित्र हमारी विभिन्न ज़रूरतों का आवश्यक जो है आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र बड़ी किताब की तरह तथ्य भी हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तो वो एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकारों का अलग अलग पैमाने से खींची गई कई मापों को आधारित होता है। मानचित्र से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी मिलती है, ठीक है। ग्लोब क्या है, हमको बताता है कहाँ की स्थिति कैसे है, लेकिन जो मानचित्र होता है, जो एटलस होता है, उसमें विभिन्न प्रकार के कहाँ कौन सा जलवायु होगा, कहाँ कैसे जलवायु की स्थिति उत्पन्न होगी, कहाँ मैदान है, कहाँ सूखा है, कहाँ क्या है, उसके बारे में आधारित होता है। अब देखिए, एक होता है प्राकृतिक मानचित्र जिसको फिजिकल कहा जाता है। एक राजनीतिक मानचित्र जिसको हम राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। अब जो भौतिक मानचित्र, फिजिकल मानचित्र है, उसके बारे में जानेंगे। फिजिकल मानचित्र में क्या है, विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदी, महासागरों को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है। वहीं राजनीतिक वाला, फिजिकल वाला जो होता है, नगरों, शहरों तथा गाँवों को स्थिति को दर्शाया जाता है, उनकी सीमाओं को दर्शाया जाता है। तो ये फिजिकल वाला हुआ। अब जो है थीमेटिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र में क्या होता है, कुछ मानचित्र जो विशेष जानकारी प्राप्त करते हैं, जैसे सड़क का मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन, उद्योग आदि के बारे में इसमें दर्शाया जाता है। उसे थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। इन मानचित्रों की दी गई सूचना के आधार पर उचित
नामकरण किया जाता है। और इसकी जो है घटक कितने हैं, 3 घटक हैं। जैसे पहला है दूरी, दूसरा है दिशा और तीसरा है प्रतीक। क्या? दूरी, दिशा, प्रतीक। अब दूरी के बारे में जानेंगे। दूरी क्या है? मानचित्र एक आरेखण है जो पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटे कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाया जाता है। अब मानचित्र पृथ्वी तो बहुत बड़ा है, उसको एक कागज़ पर कैसे लाया जाए, तो उसको एक का साइज करके एक मानक मान के उसे एक छोटे कागज़ के पन्ने पर दर्शाया जाता है। यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरियां जो है वास्तविक रहे। जैसे हमको यहाँ यूपी से जाना है चेन्नई, अब जो है यहाँ से वहाँ की दूरी बहुत बड़ी है और इसको एक पन्ने पे करना संभव नहीं है। तो ऐसा बनाया जाए कि दूरी भी सेम रहे और मानचित्र एक पन्ने पे आ जाए, तो एक पैमाना मान के ऐसा बनाया जाता है। जब कागज़ एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो, इसीलिए इस उद्देश्य का एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए जैसे आपके घर से आपके विद्यालय के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर हम 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त करते हैं। यही अभिप्राय वहाँ मानचित्र पर दिया गया है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाएगा। आपके रेखा चित्र का पैमाना होगा, जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। इस प्रकार का पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए इम्पॉर्टेंट होगा और एक कंसाइज वे पे एक पेपर पर उसको रख दिया जा सकता है। अगर किसी पैमाने की जानकारी हो तो आप मानचित्र पर किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी पता लगा सकते हैं। ठीक है। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भाग जैसे महाद्वीप और देशों को कागज़ पर दिखाना होता है तो हम छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर के स्थल पर 500 किलोमीटर को दर्शाते हैं और इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। जब बड़ा पैमाना वाला जैसे किसी महाद्वीप, किसी देश को कागज़ पर दर्शाना हुआ तो हम 1 सेंटीमीटर और 5 किलोमीटर नहीं लेते हैं बल्कि 500 किलोमीटर लेते हैं। इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहा जाता है। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज़ पर दिखाना होता है तो हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाले मानचित्र कहते हैं। किसको? 500 मीटर दूरी वाले मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है। इस प्रकार के जो मानचित्र होते हैं बड़े पैमाने के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहा जाता है। बड़े पैमाने वाला मानचित्र जो है छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। देखिए अब जैसे ये रहा सामुदायिक केंद्र है। अब ये पैमाना दिखाया गया है। अब इसको सेंटीमीटर से आप नापेंगे। कुआं है विद्यालय के बीच में जितना है तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर। अब यहाँ से यहाँ जब आप यहाँ से यहाँ के बीच की जब दूरी आप नापेंगे तो जो सेंटीमीटर रहेगी उससे 10 से गुणा कर देंगे तो उतना दूरी होगा। जैसे पेड़ से खेल का मैदान कितना दूर है, विद्यालय से पेड़ का दूरी, फलोद्यान से दूरी, करीम के घर से, शीला के घर से, विकास के घर से, दुकान से कितनी दूरी है विद्यालय, ऐसे नापना है। जब नाप लेंगे जितना सेंटीमीटर आएगा उसमें 10 से गुणा कर देंगे तो उतना मीटर हो जाएगा। अब हम दिशा के बारे में जानकारी लेंगे। दिशा कैसे हम पहचानेंगे? अधिकतम मानचित्रों पे देखेंगे आप ऊपर की तरफ एन लिखा होता है, ठीक है। वो एन का मतलब जो है नॉर्थ होता है। नॉर्थ का मतलब उत्तर दिशा। अब आपको उत्तर दिशा अगर पता चल गया तो आप चारों दिशाओं की जानकारी आराम से प्राप्त कर लेंगे। जब ऊपर उत्तर है तो नीचे दक्षिण होगा,
उसके बाएं जो है, उसके बाएं पूर्व हो गया, और पश्चिम दाएं जो है दक्षिण पश्चिम होगा। तो यही है। जिसके ऊपर ऊ लिखा होता है तो वह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। यह उत्तर रेखा, इसे उत्तर रेखा कहा गया है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं, आप जैसे उत्तर के बारे में जान जाएंगे तो क्या होगा। अब जैसे ये है, यहाँ पे लिखा रहेगा उत्तर, ऐसे तीर लगा के, तो ये जो है उत्तर के बारे में जानकारी, और ये फिर दक्षिण के बारे में जानकारी। अब ये जो दाएं हैं पूर्व के बारे में, और ये पश्चिम के बारे में जानकारी मिल जाएगी। ठीक, अब इसके बारे में आपको जानकारी जैसे मिल गई तो आप आसानी से दिशाओं के बारे में जान गए। अब आगे देखते हैं। वे प्रधान दिग बिंदु कहे गए हैं। क्या, इनको जो है 4 मुख्य दिशाओं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम को दिखाया गया है, और ये जो है प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। बीच की 4 दिशाएं जो होते हैं उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम तक, इनको जो है ये जो है प्रधान दिग्बिंदु, इनके भी 4 जो है दिशाएं हैं, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, इसको कहा गया है। अब आगे देखते हैं। इनके बीच की दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जाए। अब इन दिशाओं की मदद से जो है किसी स्थान का सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। आइए देखते हैं कैसे। अब क्या कह रहा है, निम्नलिखित दिशाओं का पता, जैसे विकास के घर से सामुदायिक केंद्र तथा खेल के मैदान की दिशा। विकास के घर से सामुदायिक केंद्र तथा खेल के मैदान की दिशा। अब देखते हैं विकास का घर कहाँ है। अब ये रहा विकास का घर, सामुदायिक केंद्र जो है इसके उत्तर में है, और विद्यालय जो है पूर्व में है, और दुकानें जो है पश्चिम में, शीला का घर जो है पूर्व में, करीम का घर पूर्व में, फलोद्यान पूर्व में, और इसके बाद खेल का मैदान जो है उत्तर पूर्व में, और इसके बाद पीओ जो है ये है उत्तर पश्चिम में। समझ में आया, यही इसमें दिखाया गया है। अब जो है हमें दिक्सूचक की सहायता से किसी स्थान का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। यह एक ऐसा यंत्र है जिससे मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी जो चुंबकीय सुई दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण में होती है। जो चुंबकीय सुई है जो हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में। प्रतीक क्या है, प्रतीक के बारे में हम जानकारी लेंगे। किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों आदि के बारे में दिखाना संभव नहीं होता, इसीलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। ये जो है प्रतीक जो है कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करने का काम करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल से मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है। अब जैसे हम कह देंगे कि भारत जो है पूर्व पश्चिम में है, इक्वेटर लाइन के पूर्व पश्चिम में है, तो आप तुरंत खींच देंगे। कहेंगे अमेरिका जो है नॉर्थ में है, तो तुरंत आप नॉर्थ में खींच देंगे। तो यही इसमें दर्शाया गया है। प्रतीकों के इस्तेमाल द्वारा मानचित्रों को आसानी से खींचा जा सकता है। इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की जो है वेशभूषा, आप जो है एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते तो आप किसी दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते। आप इन चिन्हों की सहायता से जानकारी प्राप्त करते हैं। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतरराष्ट्रीय सहमति है। ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। कुछ रूढ़ प्रतीक दर्शाए गए हैं। आइए देखते हैं कौन से हैं। ये देखिए, रेलवे लाइन में ऐसे पटरियाँ बनी होती हैं, ठीक है।
सड़कें जो होती हैं ऐसे सीधी लाइन या ऐसे डॉटेड डबल डॉटेड लाइन। अब इसके बाद सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय राज्य जिला जो है एक लाइन बिंदु ऐसे करके दर्शाया जाता है। नदियाँ कुओं तालाब के बारे में बताया गया है कैसे होगा। गिरजाघर छतरी आदि के बारे में, ये देखिए आदि के बारे में दर्शाया गया है। मस्जिद मंदिर के बारे में दर्शाया गया है। विभिन्न रंगों के उपयोग से इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए समानता जो है नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों, भूरा तो पीला रंग जो है पठारों और हरा रंग जो है मैदानों के लिए दर्शाया गया। अब रेखा चित्र क्या है इसके बारे में जानते हैं। रेखा चित्र एक आरेखण है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रक्षेपण पर आधारित है। रेखा चित्र जो है पैमाने पर आधारित न होकर स्थानीय और याददाश्त पर आधारित होता है। कभी कभी जो है किसी क्षेत्र एक कच्चे आरेखण की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान से दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होता है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं लेकिन आपको रास्ते के बारे में जानकारी नहीं पता। आपका मित्र जो है अपने घर के रास्ते के बारे में बताने के लिए एक कच्चा आरेखण बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेखण को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जा सकता है तथा ये जो है इससे जो है रेखा चित्र मानचित्र। अब जैसे आपका कोई दोस्त है, आपको वहाँ जाना है, वो एक मानचित्र बना के देगा, एक पन्ने पे बताएगा कि यहाँ से आप इस गोल चौराहे पे आइए, फिर सुभाष चौराहे पे आइए, फिर वहाँ से एक कच्ची सड़क निकली हुई है, वहाँ साइड से आप पकड़ते हुए आइए, वहीं मेरा घर है। वही इसमें एक रेखा चित्र, उसी को रेखा चित्र कहा गया है। अब खाका क्या है, अब खाका के बारे में जानते हैं। खाका एक छोटे क्षेत्र के बड़े पैमाने पर खींचे गया एक रेखा चित्र होता है जिसको खाका कहा गया। क्या किसी को कहा गया? एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र जो है खाका कहा गया। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कभी कभी हम जानना चाहेंगे, जैसे कि हमारे कमरे की लंबाई व चौड़ाई कितनी है, जिसमें मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता। उस समय हम बड़े पैमाने वाले एक रेखा चित्र खींच सकते हैं जिसे खाका कहा गया है। अब खाका के बारे में, जैसे खाका हमको हमेशा नहीं ज़रूरी है। जैसे हमको घर बनाना हुआ, हमारे कमरे की लंबाई कितनी है, या हमारे खेत का बंटवारा करना है, हमारे खेत की लंबाई कितनी है, आधे हाथ पे बनाना हुआ या बेचना हुआ, तो तब खाका की ज़रूरत होती है। वही कहा गया है, उसी को खाका कहा गया। अब लगभग ये क्लास समाप्त हो गया है, तो अगला क्लास जो है हम कल लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद। आशा करते हैं कि आपको समझ में आएगा। जो नहीं समझ में आया आप दोबारा हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, बाय।